नमस्कार स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो BHT 1137 है, हिंदी भाषा और संप्रेषण कौशल, जो सेकेंड ईयर की थर्ड सेमेस्टर की बुक है, उसका जो पहला भाग है, खंड 1, भाषा और संप्रेषण की इकाई नंबर 1, संप्रेषण के मूल तत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि संप्रेषण क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संप्रेषण की परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो संप्रेषण का अर्थ होता है अब हम अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को समझना, ये संप्रेषण कहलाता है। कि यानी कि किसी अपनी बात, किसी अर्थपूर्ण बात को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना और उसकी बातों को समझना, ये संप्रेषण कहलाता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जब वो रोता है तो यह उसका सबसे पहला संप्रेषण होता है और फिर वो पूरे जीवन संप्रेषण ही करता रहता है। बिना संप्रेषण के तो जीवन नामुमकिन है, संभव नहीं है। संप्रेषण में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है वे भी हमारा साथ देती है, जैसे कान, आँख, नाक, हाथ, हमारे शरीर के जो और भी अंग है वो भी हमारा साथ देते हैं। जैसे संप्रेषण का अर्थ आपकी बुक में बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 6 पर। संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर अथवा चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। ये आपका संप्रेषण का अर्थ है। इसके बाद आता है संप्रेषण के विविध रूप, कि कितने रूप है। तो मैं आपको बता दूं, संप्रेषण के 3 रूप बताए गए हैं: मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण। और इसके अलावा एक और है जो वर्तमान में प्रचलित हुआ है, वो है जनसंचार माध्यम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक संप्रेषण की। तो मौखिक संप्रेषण का मतलब है जो बोलकर संप्रेषण किया जाता है। ज़्यादातर संप्रेषण बोलकर ही किए जाते हैं। इसका मूल आधार और भाषा का यह मूल आधार माना जाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारे काम बोलकर करते हैं। बोलना भी एक कला ही मानी गई है। और जो भारतीय इतिहास है उसमें भी जो बुजुर्गों ने बताया है कि हमें ऐसी जो वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को प्रसन्नता हो। और इसमें जो कबीरदास जी का एक दोहा भी दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब कि ऐसी वाणी का प्रयोग करे जिससे दूसरे प्रसन्न हो और अपना मन भी प्रसन्न रहे। और बोलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी इसमें आपको बताया गया है। तो बोलते समय आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है शब्दों और वाक्यों का चुनाव, कि आपको किस तरह के शब्द बोलने और किस तरह का वाक्य का आपको प्रयोग करना है। नरम वाक्य प्रयोग करना या जो भी आप, इसमें आपको एक उदाहरण जैसे दिया गया है। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज से पूछता है क्या सारी दवाइयाँ समाप्त हो गई है, तो मरीज उसका जवाब देता है अभी कैसे ख़त्म हो सकती है। तो इस प्रश्न का जवाब मरीज प्रश्न में ही देता है। अगर वह इसकी जगह यह बोलता कि नहीं अभी 4 गोलियां बची हुई है, तो ऐसा बोलने से संप्रेषण पूरा हो जाता और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में सोचता और सोचता। लेकिन उसने जो डॉक्टर के प्रश्न का जवाब भी प्रश्न में ही दिया है कि अभी कैसे ख़त्म हो सकती है। इससे जो डॉक्टर है वो गुस्सा भी हो सकता है और आपका काम बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए जो सबसे पहले बात है बोलते समय शब्दों और वाक्यों का चुनाव, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर आते हैं दूसरे पर। दूसरा टॉपिक, दूसरी जो चीज़ है महत्वपूर्ण, वो है आवाज़, कि हमें बोलते समय किस तरह की आवाज़ निकालनी चाहिए। आप ज़ोर से बोलते हैं या आप आराम से बोलते हैं, ये आपका बोलने का ढंग क्या है जिससे सुनने वाला प्रभावित होता है। अगर आप आराम से बोलते हैं तो सुनने वाले को प्रशंसा होती है, वो प्रसन्न होता है। और आप गलत ढंग से बोलते हैं तो नाराज़ भी हो सकता है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया आपको दुकानदार और ग्राहक का। ग्राहक दुकानदार से बोलता है मैंने ये साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, ज़रा बदल दो। फिर दुकानदार बोलता है इसका पैसा लगेगा। फिर ग्राहक बोलता है अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। फिर दुकानदार बोलता है तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी है तो बनवाओ वरना चलते बनो यहाँ से। तो अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में जो ग्राहक है वो दोबारा उस दुकान पर जाएगा?
इसी प्रकार आप जो नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उसमें भी चयनकर्ताओं पर काफ़ी असर पड़ता है कि आप किस लहजे से बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपको संप्रेषण करते समय जो बात का ध्यान रखना है वो है आपकी आवाज़। और फिर आता है स्वर। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है जैसा कि आपने बोला, या फिर वो कुछ और मतलब निकालता है। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि इधर आओ, तो इससे इधर आओ बोलने का तरीका सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उससे प्यार से बुला रहे हैं या उससे नाराज़ है। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि इधर आओ, इससे आप प्रतीत होता है कि आप प्यार से बोल रहे हो। और इसी को आप ज़ोर से बोलेंगे या कठोर आवाज़ में बोलेंगे कि इधर आओ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप गुस्से में बुला रहे हैं। तो इस जो स्वर है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो संप्रेषण है उसमें। फिर आपका जो आता है आंगिक संप्रेषण। तो आंगिक संप्रेषण का अर्थ है जब भी हम संप्रेषण करते हैं तो हमारे शरीर के जो आँख, नाक, हाथ, पैर, जो और शरीर के शब्द हैं, जो शरीर के अंग हैं, वो भी हमारा संप्रेषण में साथ देते हैं। यह गैर शाब्दिक संप्रेषण भी कहलाता है, आंगिक संप्रेषण भी कहलाता है और अमौखिक संप्रेषण भी कहलाता है। तो आंगिक संप्रेषण के 3 नाम इसमें बताए गए हैं। पहला गैर शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा आंगिक संप्रेषण और तीसरा अमौखिक संप्रेषण। ये तीनों एक ही है। तो आंगिक संप्रेषण का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे जो शरीर के हाव भाव है, चेहरे के हाव भाव है, हमारे हाथ पैर भी हिलते हैं, उस पर जो प्रतिक्रिया हमारा शरीर देता है उसको आंगिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे आप किसी भी अधिकारी के कमरे में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं और आप उसकी टेबल पर पकड़कर झुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं टेबल पकड़ के झुक के, जब तक वह अधिकारी आपको कह ना दे कि सीधे खड़े रहिए, आप जाने अनजाने में उनसे जो आपके व्यक्तित्व के बारे में है वो आप उसे बता रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। उस अधिकारी ने आपसे कहा कि आप अपने जो फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत की है उसकी मूल प्रति यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप दिखाइए। और मूल प्रति निकालने से पहले आप अपने कंधे उचकाकर मुंह बनाए मानो आप कह रहे हो कि बड़े आए मूल प्रति देखने वाले। तो इससे भी आपके व्यवहार पर आप जो बनता हुआ काम है वो भी बिगड़ सकता है। इसके विपरीत यदि आप इससे उल्टा अगर आप मूल प्रति ना भी लेकर आए और आप उससे विनम्रता से प्यार से बात करें तो शायद आपका काम बिना मूल प्रति दिखाए भी हो जाए। तो जो आँखें होती है वो संप्रेषण का जो सबसे सशक्त माध्यम है आंगिक संप्रेषण का। जब कोई प्रसन्न व्यक्ति होता है तो उसके आंखें हंस रही होती है, वो देखने से ही पता चल जाता है। आँखों के जरिए आप न केवल प्रसन्नता का पता लगा सकते हैं बल्कि जो दूसरों से है वो संप्रेषण भी करते हैं। अगर किसी की आंखें नम है तो आप उससे ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदमी दुखी है। तो जो आँखों का रोल है वो भी संप्रेषण में बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है लिखित संप्रेषण। आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, इसके अलावा आप लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप पत्र लिखकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसे कोई लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना भी एक कला ही मानी गई है। योजनाबद्ध ढंग से लिखना एक जो संप्रेषण है उसका आधार माना गया है। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए। वो 5 बातें क्या है? वो है क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखकर अगर आप लिखते हैं तो संप्रेषण जो प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है तो वो सही ढंग से उसका अर्थ निकाल पाता है। तो इसमें जो पहला है क्या, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लिखते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश है क्या, आप लिख क्या रहे हैं। आप पत्र लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, टिप्पणी लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं? इससे आपका जो विषय का निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो फिर दूसरे नंबर पर आता है क्यों, कि आप क्यों लिख रहे हैं। जिस विषय जो आपने तय किया है उसको लिखने का आपका उद्देश्य क्या है। आप किसी को सूचित करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, पुष्टिकरण करना चाहते हैं या किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपके एरिया की सड़क खराब है या नालियों में बहुत गंदगी भरी हुई है और आप अपने जो जिला अधिकारी है, आपके जो एफसीडी के कर्मचारी हैं, उनको पत्र लिखते हैं इस विषय के बारे में, तो आप उनको सूचित करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो इसमें इसी तरह अगर कोई विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है अवकाश के लिए, तो उनको निवेदन करने के लिए पत्र लिखता है। इसी तरह पुष्टिकरण और जो समझाना वो भी आते हैं। फिर
तीसरे नंबर पर आता है कौन। यह कौन है आपका संदेश प्राप्तकर्ता, जिसके लिए आप संदेश लिख रहे हैं। यदि आपके सामने स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो संदेश तो स्पष्ट रहेगा और आपके लिखने की शैली भी जो है वो अलग तरीके से रहेगी। जैसे आप अपनी माँ को पत्र लिखते हैं तो उसकी शैली अलग रहेगी, लेकिन आप वही वो पत्र किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसकी शैली भिन्न हो जाएगी। जैसे आप अपनी माँ को पत्र लिखते समय आपकी शैली अनौपचारिक रहेगी और अधिकारी को पत्र लिखते समय आप औपचारिक जो शैली है उसका प्रयोग करेंगे। फिर चौथे नंबर पर आता कब, कि आपने पत्र कब लिखा है। ज़्यादातर तो ये जो पत्र लिखे जाते हैं या फिर कोई कार्यालय का काम होता है उसमें उपयोग किया जाता है कब। उसमें जो है दिनांक, जो तिथि है वो ज़रूर मेंशन की जाती है। फिर पाँचवें नंबर पर आता है कैसे, कि आपके लेखन का जो तरीका है वो आप कैसे लिख रहे हैं, आपकी भाषा पर पकड़ कितनी है, आपका लेखन कौशल कैसा है। ये सब कुछ बातें आती हैं कि ये सब कुछ भी है जो आप लेखन है उसके लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इस जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप अगर अपनी माँ को पत्र लिखते हैं तो उसमें आप अनौपचारिक भाषा शैली का प्रयोग करेंगे और किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से ये 5 बातें जो है लिखने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है, क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इसके बाद अब हम आते हैं संचार माध्यम, जो चौथा जो माध्यम माना गया है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है संचार माध्यम। क्योंकि संचार माध्यम भी जो संप्रेषण है उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है आज के समय में। आज के समय में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये जो इंटरनेट है, होल्डिंग है, इससे जो है अपना जो संप्रेषण है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, वो भी बहुत कम समय में। क्योंकि टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, जो इंटरनेट है वो दृश्य माध्यम भी है संप्रेषण के। और इसके अलावा जो सड़क के किनारे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़ी कंपनियों के जो होर्डिंग लगे हुए होते हैं, उनसे भी हम संप्रेषण करते हैं और इससे जो संप्रेषण का जो विस्तार है वो काफ़ी हद तक फैल जाता है। फिर इसके बाद आता है संप्रेषण का प्रयोजन, कि हमें संप्रेषण की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके लिए जो बताया गया है हमें संप्रेषण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो पहला है हमारी व्यक्तिगत ज़रूरत है। हम जो लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। अपनी ज़रूरत पूरी न होने पर उसकी मांग करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, कोई बच्चा अपना कोई सामान ढूंढ रहा है अपने घर में और उसको वो सामान नहीं मिल रहा है तो वो अपनी माँ है उससे पूछेगा कि माँ अब मेरा ये सामान कहाँ रखा है। तो वो उसकी जो ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए संप्रेषण करता है अपनी माँ से। फिर दूसरे नंबर पर आता है व्यक्तिगत संबंध। जब हम अपने किसी रिश्तेदार से मिलते हैं या मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है कि आप कैसे हैं। और जो ये कि आप कैसे हैं ये होता है, ये अब हम बोलते समय जो हमारे आँख, नाक, हाव भाव है वे भी हमारे साथ के साथ बदलते रहते हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत जो संबंध होता है उसके लिए हम संप्रेषण करते हैं। फिर जो तीसरे नंबर पर आता है सूचना। जब हम किसी से सूचना प्राप्त करनी होती है, क्योंकि जीवन में हमें सारी चीज़ों का तो पता नहीं, हर चीज़ के बारे में हमें सूचना ग्रहण करनी होती है। हम कुछ भी किसी से जब पूछते हैं कि ये क्या है, ये सूचना ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पूरा जीवन चलती ही रहती है। और जनसंचार माध्यमों के विकसित होने से तो सूचना जो है सेकंडों में हम तक पहुंच जाती है। तो सूचना भी जो है संचार के लिए, जो संचार करने के लिए है, उसकी एक ज़रूरत मानी गई है। फिर चौथे नंबर पर आता आपस में बातचीत करना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ये भी संचार की जो संप्रेषण की है वो एक ज़रूरत है। क्योंकि जब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट, जैसे कुछ छात्र किसी क्लासरूम में बैठे आपस में गप्पे मार रहे हैं तो वो भी अपनी भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे तक कर रहे हैं। तो इसके लिए भी ये संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत मानी गई है। फिर जो पाँचवें नंबर पर आता है आग्रह करना। आपने टीवी में बहुत सारे विज्ञापन वगैरह देखे होंगे, रेडियो पे सुने होंगे और समाचार पत्र में भी विज्ञापन देखे होंगे। आपने देखा होगा कि विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट कि विज्ञापनों को कितना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि उनकी विशेषता ऐसी होती भी नहीं है और आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इनको खरीदें। तो जो विज्ञापन है वो भी एक संप्रेषण की जो ज़रूरत है।
फिर आता छठे नंबर पर मनोरंजन, जो मनुष्य की, यह भी मनुष्य की ज़रूरत है मनोरंजन, क्योंकि हंसना हंसाना, दूसरों के जो सुख दुख है उसमें हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। इन्हीं कारणों के से भी संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मनोरंजन भी एक संप्रेषण का कारण है। फिर आता है संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि संप्रेषण की एक प्रक्रिया है जिससे प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। इसमें 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रेषक, दूसरा संदेश और तीसरा प्राप्तकर्ता। प्रेषक वो होता है जो अपनी बात को कहता है या अपनी बात को लिखता है, और फिर आता है संदेश कि वो क्या कहना चाहता है, उसने क्या कहा है या क्या लिखा है, और तीसरे नंबर पर जो आता है प्रक्रिया में वो है प्राप्तकर्ता कि उसने किसके लिए बोला है या किसको अपना संदेश सुनाया, किसको अपना संदेश लिखा है। तो ये 3 चीज जो अंग है वे संप्रेषण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है। और जैसे यह पत्र अपने भाई, इसमें जो जैसे कोई लड़का अपने भाई को पत्र लिखता है तो वह लड़का प्रेषक हुआ, और उसने पत्र में कुछ लिखा, जो भी उसने पत्र में लिखा वो हो गया संदेश, और उसके भाई तक वो पत्र पहुंचा तो वो हो गया प्राप्तकर्ता। और संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्व प्रमुख रूप से माने गए हैं। आप इनको अपनी बुक में देख भी सकते हो, और जो इनके नोट्स वगैरह वो आप बना सकते हैं। ये आपके 12 नंबर पेज पे हैं आपकी बुक में। संप्रेषण के जो 9 प्रमुख तत्व है ये है स्रोत, वक्तृत्व क्षमता, तीसरा संदेश, चौथा माध्यम, पांचवा प्राप्तकर्ता, छठा संदेश प्राप्ति, सातवां प्रतिक्रिया, आठवां संदर्भ, और 9वां है जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। तो जो पहला इसका जो अंग है इन पे हम जो विचार करते हैं, तो पहला अंग है स्रोत। किसी भी संदेश का जो जन्म है वो स्रोत से होता है। स्रोत का मतलब है वक्ता, जो अपना संदेश कहना चाहता है, जो संदेश लिखता है, जिससे संदेश की शुरुआत होती है। जो स्रोत होता है संदेश का वो वक्ता होता है, और वक्ता का ही अर्थ है स्रोत। और फिर जो दूसरे नंबर पर आता है वो है जो उसकी बोलने की क्षमता है, वक्तृत्व क्षमता, जो उसके जो स्पष्ट करने की क्षमता, विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तृत्व क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वे अपने विचारों को स्पष्ट करे, और जो श्रोता है उस तक वो संदेश को आसानी से समझ सके, तो ये उसकी क्षमता मानी जाती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है संदेश, कि उसने संदेश लिखा क्या है। वक्ता को विचारों की जो अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है, जो उसके विचार है उनका कोई अर्थ निकलता है और वो उनको अभिव्यक्त करता है, तो वो संदेश कहलाता है। यह संदेश तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक अलग व्याकरण होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, राम ने श्याम को मारा, श्याम ने राम को मारा। इसमें जो संदेश है वो अर्थ बदलता रहता है, परंतु संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक या गैर शाब्दिक आंगिक तो होते ही ये मनुष्य अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं, आवाज के उतार चढ़ाव, गति, सुपरिवर्तन से भी काफ़ी कुछ कह जाता है। आपने देखा भी होगा जो शरीर के हमारे हाव भाव है, हम कभी कभार बिना बोले भी दूसरे को अपनी बात समझा देते हैं। फिर चौथे नंबर पर आता है माध्यम। संदेश किसी माध्यम से प्रेषक तक, किस माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। जैसे हम मौखिक संप्रेषण करते हैं और वो दूसरे जो प्राप्तकर्ता वो उस बात को सुनता है, तो इसका माध्यम क्या हुआ? तो इसका माध्यम है वायु, हवा के माध्यम से ये संदेश दूसरे तक पहुंचा है। ऐसे ही जो लिखित संप्रेषण है, जो वक्ता से श्रोता तक पहुंचता है, वो तो उसका माध्यम तो हो गया हवा। ऐसे ही अगर हम लिखित संप्रेषण की बात करें तो उसका माध्यम होता है लिपि, कि हम किस भाषा में जो हमारा संदेश है पहुंचा रहे हैं, और जो प्राप्त करता है उसको भी वह लिपि आती है या नहीं। क्योंकि अगर हम, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, भारत का जो कोई बंदा, जो इंसान, भारत का कोई व्यक्ति अगर इंग्लैंड में चला जाए और वो अपनी बात वहाँ के व्यक्ति को समझाना चाहे और उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती हो, तो वो
इस संदेश उसके संदेश को नहीं समझ पाएगा, उसकी बात को नहीं समझ पाएगा, तो ऐसे में संप्रेषण पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो इसका जो माध्यम है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संप्रेषण में। फिर आता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता का अर्थ है जिसे हम अपना संदेश भेजना चाहते हैं, जिसको हम अपना संदेश सुनाना चाहते हैं, वो होता है प्राप्तकर्ता, जो संदेश को ग्रहण करता है। यह भी हो सकता है कि जो संदेश ग्रहण करता है वो उस पर सुन ले और उस पर उसका जो प्रभाव अधिक पड़ सकता है। मान लीजिए हम किसी दोस्त का बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, और वो किसी दूसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और गलती से वही दोस्त उनकी बातों को सुन लेता है, तो जो हमारा जो संदेश है वो गलत भी खतरे में पड़ जाता है, जिससे हमारी दोस्ती खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए जो प्राप्त करता है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर छठे नंबर पर आता है संदेश प्राप्ति। जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की जो प्रक्रिया होती है वो संदेश प्राप्ति कहलाती है। अंग्रेजी में इसको डिकोडिंग भी कहा जाता है। सर्वोच्चम स्थिति में वह होती है जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह से समझता है जिस तरह से वक्ता कहना चाहता है। श्रोता और वक्ता की भूमिका बदलती रहती है, अर्थात श्रोता कभी वक्ता बन जाता है और कभी वक्ता श्रोता बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, जब टेलीफोन पर या फ़ोन पर हम किसी से बात कर रहे हैं तो एक बार एक बंदा अपनी बात कहता है, फिर दूसरा उसको सुनता है, तो इस स्थिति में एक वक्ता हो गया, दूसरा श्रोता हो गया। फिर तुरंत बाद दूसरा अपनी बात को कहता है और पहले वाला उस बात को सुनता है, तो स्थिति में दूसरे वाला जो है वो वक्ता हो जाता है और पहले वाला श्रोता हो जाता है। इसी तरह से फिर 7वें नंबर पर आता है प्रतिक्रिया। जो वक्ता और श्रोता के बीच के संवाद की जो आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है फीडबैक। जो संदेश प्राप्त करता है वो संदेश को सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद, समझने के बाद जो भी अपनी प्रतिक्रिया देता है, जो भी अपने विचार उसको प्रकट करता है, वो प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे आमने सामने संप्रेषण में जो कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और जो छात्र है वो सुन रहे होते हैं, तो उसमें जो प्रतिक्रिया वो साथ की साथ हो जाती है। लेकिन जब दूर बैठे किसी व्यक्ति से लिखित माध्यम द्वारा, किसी पत्र द्वारा अगर संप्रेषण किया जाता है तो उसमें प्रतिक्रिया थोड़ी देर से हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में जो संचार के माध्यम है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, ईमेल इंटरनेट वगैरह आ गए हैं, तो इसमें भी अब इतना समय नहीं लगता, तो प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है। फिर 8वें नंबर पर आता है संदर्भ। कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से तो जुड़ा ही होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि मैं किसी दीवार पर कोई कील ठोक रहा हूँ और वो गलती से हथौड़ी मेरे हाथ पर लग जाए, तो मेरे मुंह से जो है अपशब्द भी निकल सकता है, कोई गाली वगैरह भी निकल सकती है। लेकिन अगर उसी स्थिति में अगर कोई उसी कमरे में दीवार पर कील ठोकते वक्त मेरे हाथ में कील लग जाए और मेरे माता पिता में से कोई वहाँ हो, तो मेरे मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा। मेरे मुंह से या तो निकलेगा ओ माँ या ओ बाबूजी, तो ऐसा मेरे मुंह से निकलेगा। तो जो संदर्भ है वो स्थिति के अनुसार संदर्भ भी बदलता रहता है। फिर आ जा जो 9वां है फिर जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की जाती है वे आधारभूत तत्व है। इनके अलावा वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी के विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके जो संदेश को समझने और व्याख्यात करने पर पड़ता है। तो फिर अगला जो हमारा टॉपिक, ये तो हो गए हमारे जो संप्रेषण के वो थे, जो संप्रेषण प्रक्रिया में जो 9 प्रमुख तत्व थे उनके बारे में हमने विचार किया। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सफल संप्रेषण। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात जिसे कहना चाहते हैं उसे कह नहीं पाते हैं, आपके पास उपयुक्त शब्द नहीं होते हैं, या फिर आप अपने जो बात है वो कहने में जो हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको डर रहता है कहीं आपकी बात का मजाक ना बन जाए। तो ऐसे में भी कई जो सफल संप्रेषण है वो नहीं हो पाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ एक कमरे में था, बत्ती गुल थी, मोमबत्ती जल रही थी, परिवार के सारे सदस्य गपशप कर रहे थे, तभी बिजली आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि फूंक दो। मैंने समझा मेरे चेहरे के सामने कोई मकड़ा का जाल है,
मैंने मुंह उठाकर फूंक दिया। सारे लोग हंस पड़े क्योंकि मेरी बहन मोमबत्ती फूंकने के लिए कह रही थी। मोमबत्ती मेरे पीछे खिड़की पर जल रही थी, अतः मैं अपनी बहन की बात समझ न पाया। संप्रेषण पूरा नहीं हो पाया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी बहुत सारी घटना घटी होगी। गलत शब्द का प्रयोग करने से दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है। संप्रेषण संपर्क का काम करता है। जब ये संपर्क टूट जाता है तो संप्रेषण अधूरा रह जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर संप्रेषण पूरा होता है। यहाँ हम सफल संप्रेषण की बात कर रहे हैं। वक्ता द्वारा जो संप्रेषण का जो काम, वक्ता द्वारा जो संप्रेषण का बात करता है, वक्ता द्वारा जो प्रेषित संवाद है वो श्रोता तक पहुंचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, तो संप्रेषण सफल माना जाता है। अगर वह उस बात का कोई दूसरा मतलब निकाल लेता है तो संप्रेषण कभी भी सफल नहीं माना जाता। और फिर जो अगला हमारा पॉइंट है वह सफल संप्रेषण के जो अवरोध है कि उस सफल जो संप्रेषण को सफल होने से क्या क्या चीज़ें रोकती है। तो पहला है गलत संदेश। जब संदेश को सही ढंग से संप्रेषित नहीं किया जाता है, उसको उसी ढंग से नहीं श्रोता को उसको प्राप्तकर्ता को नहीं दिया जाता है, तो यह भी संप्रेषण का जो है एक बाधक माना जाता है। जैसे ऊपर मोमबत्ती वाला मैंने उदाहरण दिया। अगर मेरी बहन यह कहती है कि पीछे जल रही मोमबत्ती को बुझा दे, तो मैं उसको उस बात को ठीक से समझता और पीछे मुड़ता और मोमबत्ती बुझा देता। तो जो गलत संदेश है यह भी संप्रेषण का एक बाधक माना गया है। फिर जो अगला है वो गलत शब्दों का चुनाव। यह भी संप्रेषण का एक जो है संप्रेषण में एक बाधक तत्व माना गया है। कुछ भी बोल है वो हम कुछ भी बोले तो वो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। एक भी गलत शब्द जो हमारे संप्रेषण को बाधित कर सकता है, इससे हमें नुकसान भी हो सकता है, हमारे संबंधों में दरार आ सकती है, हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है और जो स्थिति है वो दूसरों के सामने हमारा मजाक भी बन सकता है। तो जो गलत शब्दों का चुनाव है वो भी संप्रेषण में एक बाधक माना गया है। फिर जो अगला है सुनना और समझना, यह भी संप्रेषण का एक मुख्य बाधक माना गया है। यदि श्रोता वक्ता की बात को ध्यान से नहीं सुनता है, पुस्तक पढ़ते वक्त उसका मन कहीं और लगा रहता है, तो यह जो संप्रेषण है वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, मैं आपको ये बुक है ये समझा रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं, देख तो रहे हैं इसमें, लेकिन आपका मन है जो है वो कहीं और है, तो इसमें जो हमारा बीच का संप्रेषण है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सुनना और समझना यह भी संप्रेषण की प्रक्रिया में एक बाधक माना गया है। फिर आता है अगला पॉइंट है भाव भंगिमा। यह भी जो है संप्रेषण का एक मुख्य बाधक माना गया है, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हुए किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं, क्रोध से किसी की ओर देखते हैं, किसी को देख कर मुंह बिचकाते हैं, व्यंग्य से अपना कंधे उचकाना आदि कई ऐसे भाव भंगिमा है जिससे व्यक्ति विशेष अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति या समूह तक संप्रेषित करता है। परंतु इस प्रकार के संप्रेषण से बड़ा खतरा यह है कि आपके द्वारा संप्रेषित भाव का गलत अर्थ न लिया जाए, क्योंकि हाव भाव यहाँ कई तरह की भूमिका निभाते हैं और भाषा यहाँ पर मौन रहती है। इस प्रकार के संप्रेषण में स्थानीय भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे उत्तर भारत में जो है हाँ और नहीं, दक्षिण भारत में हाँ नहीं के लिए प्रतीत होता है, क्योंकि उत्तर भारत में नहीं के लिए जिस प्रकार से सर हिलाते हैं उसी प्रकार दक्षिण भारत में हाँ के लिए सर हिलाया जाता है। उत्तर भारत में हाँ के लिए आगे पीछे और नहीं के लिए दाएं बाएं सर हिलाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में हाँ के लिए दाएं बाएं सर हिलाते हैं। अतः सांस्कृतिक भिन्नताएं भी भिन्नताओं के कारण भी जो भाव भंगिमा सफल संप्रेषण में बाधक बन जाती है। फिर जो अगला बाधक है संप्रेषण का वो है बोलने का ढंग। आप किस ढंग से संप्रेषण कर रहे हैं उससे जो श्रोता है वो प्रभाव किस तरह से प्रभावित होता है। यदि आप ऊंची आवाज़ में बात या चिल्लाकर बोलते हैं तो संदेश के गलत संप्रेषण की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैंने ऊपर बताया भी था कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि इधर आओ, अगर प्यार से बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आप प्यार से उसको बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप प्यार से बोलेंगे और आप चिल्लाकर भी बोलते हैं किसी दूसरे को कि इधर आओ, भले ही आप प्यार से बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ ऊंची है, तो सामने वाला यह समझेगा कि आप क्रोध से बात कर रहे हैं। तो जो आपके बोलने का ढंग है वो भी संप्रेषण का एक मुख्य बाधक माना गया है। और फिर जो लास्ट हमारा है वो है भाषा का ज्ञान। यह भी एक जो संप्रेषण है उसमें
मुख्य बाधक माना गया है। इसका उदाहरण मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि जो वक्ता और श्रोता है उसकी भाषा एक ही होनी चाहिए। जो उदाहरण मैंने आपको दिया, यदि कोई हिंदी भाषी इंग्लैंड चला जाए और उसे अंग्रेजी ना होती हो तो उसके लिए वहाँ पर संप्रेषण करना एक दुस्साध्य कार्य हो जाएगा, वो वहाँ पर संप्रेषण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये इकाई 1 है समाप्त होती है, और जो इकाई 2 है उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व, ये हम पढ़ेंगे जो अगली वीडियो में। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है जो संप्रेषण क्या होता है और संप्रेषण के रूप। संप्रेषण के रूप जो मुख्य मैंने आपको बताए, मौखिक संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण जिसे आंगिक संप्रेषण भी बोलते हैं, और लिखित संप्रेषण। और इसके अलावा एक और है जो वर्तमान में प्रचलित है, वो है संचार माध्यम। फिर हमने पढ़ा जो संप्रेषण का प्रयोजन, कि उस संप्रेषण की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसके मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा संप्रेषण की प्रक्रियाएं, जो मैंने आपको 9 प्रमुख तत्व बताए संप्रेषण प्रक्रिया में, वो आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। फिर हमने जो आखिर में पढ़ा है वो है जो सफल संप्रेषण में जो बाधक, जो उसके अवरोध है, वो हमने पढ़े। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।